नमस्ते। ये लल्लन टॉप का एक नया प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्वम। आर्वम तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है उत्सुकता, औत्सुक्य, क्यूरियोसिटी। हमारे भीतर गंगा जमुनी मैदान में रहने वाले, उत्तर भारत में रहने वाले जिनकी एक ज़बान हिंदी है, ये उत्सुकता होनी चाहिए कि हमारे देश के दक्षिण भारत में जो 5 राज्य हैं वहाँ भाषा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, सिनेमा के स्तर पर, सियासत के स्तर पर और इन सब से मिलकर जो बनता है समाज, उसके स्तर पर क्या हो रहा है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको तोड़ने की ज़रूरत है और ये सब मुमकिन है आर्वम के ज़रिए, उत्सुकता के ज़रिए। अगर हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी कि हम उन राज्यों के बारे में, उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में जानें, तो ये सारे जो हमारे दिमाग में कुएँ बने हुए हैं छोटे छोटे, ये ध्वस्त होंगे, हम कुएँ के मेढक नहीं रहेंगे। आर्वम के इस पहले एपिसोड में मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता दूंगा। 2, 4, 6 एपिसोड हो जाएंगे तो फिर जैसे आप दुनियादारी, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, नेता नगरी या मास्टर क्लास या लल्लन टॉप शो के अभ्यस्त हैं, वैसे ही इसके भी अभ्यस्त हो जाएंगे। आर्वम में मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी अक्षिता नंदगोपाल। मैंने आपका नाम बिल्कुल ठीक बोला? बिल्कुल, 100%। ये एक नॉट सो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सीनियर जर्नलिस्ट तो नहीं बोलना है ना? पता नहीं क्या सीनियर जर्नलिस्ट का क्वालिफिकेशन क्या है। आई डोंट नो, मतलब कुछ लोग होते हैं वो ऑफेंड फील करते हैं अगर उनको सीनियर जर्नलिस्ट ना बोले। नहीं, मेरे को कॉम्प्लीमेंट लगता है। कॉम्प्लीमेंट लगता है पर मैं सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हूँ, अभी भी होने वाली हूँ, शायद अभी नहीं हूँ। तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा? आपने कहा, मैं पूछ रही थी आपसे। यू सेड ना कि मैं होने वाली हूँ। 15 इयर्स प्लस। 15 इयर्स प्लस। वो तो नहीं हुआ तो 2007। हाँ, तो फिर आप मैं सीनियर जर्नलिस्ट? बस अभी हुआ हूँ। अरे वाह, इसी महीने अवार्ड देना है सीनियर जर्नलिस्ट का। तो आप आर्वम शो देखेंगे सीनियर जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी और नॉट सो सीनियर जर्नलिस्ट अक्षिता नंदगोपाल के साथ। अक्षिता लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, पर आर्वम में इनके होने की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है, देखिए मैं अपना बहुत ईमानदारी का रिश्ता है, अपन आपको सब सही बता देते हैं। अक्षिता के शो में होने की वजह ये है क्योंकि अक्षिता ने हामी भर दी इस शो के लिए, वजह नंबर 1। और वजह नंबर 2 कि अक्षिता को 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, जिसकी वजह से जो 5 राज्य हैं, तेलुगु भाषी 2 राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसके बारे में ये ओरिजिनली इनकी मूल भाषा में, मादरी ज़बान में, मदर टंग में पढ़ सकती हैं। अब ये कमाल कैसे हुआ, ये हम कभी अलग से इनसे पूछेंगे। आर्वम में हम इन 5 राज्यों की अहम घटनाओं के बारे में बात करेंगे। घटनाएं सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होंगी, ये हमारा कॉल है, क्योंकि कोई बड़ी पॉलिटिकल घटना होती है तो वो हम नेता नगरी में डिस्कस करते ही हैं। जैसे हमने पिछले हफ्ते तमिलनाडु की राजनीति के बारे में, खासतौर पर जो ओपीएस और ईपीएस का झगड़ा है उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा जो और विषय हैं उन पर हम बात करेंगे किताबों पे, कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, कौन सी फिल्में देख सकते हैं, कौन सा भोजन खा सकते हैं, कहाँ घूमने जा सकते हैं, कौन से नए शब्द सीख सकते हैं, आदि इत्यादि। यही है? बिल्कुल। और इसमें हम इम्प्रूवमेंट और भी करते रहेंगे। हाँ, इम्प्रॉम्प्टू है। हाँ। तो देख लेते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं एक एपिसोड में। हाँ, क्योंकि फिर वो प्रोडक्शन वाले डांटते भी हैं, बड़ा हो जाता है। लास्ट टाइम वही हुआ। तो आज हम आर्वम में क्या बात करने वाले हैं अक्षिता? तो हमने कुछ स्टोरीज तो आइडेंटिफाई किया है। आपने बोला कि काफ़ी पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स पे बहुत बात होती है हर वक्त वैसे भी। तो शुरू करें केरला से। तो बस एक करेक्शन था, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया था सब स्टेट्स को। अगर आप साउथ में जाते हो और अगर आप, जैसे आपने बोल दिया, कर्नाटक जाते हो, कर्नाटका है, हाँ, ओके, और कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा है। कन्नड़ा तो मतलब यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं मतलब 2-3 साल हो गया यहाँ पे और काफ़ी समझ गई कि हिंदी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। कर्नाटक है, कर्नाटक लिखते हैं, हाँ, कर्नाटक है, केरल है, हाँ। लेकिन वहाँ पे कर्नाटका है, केरला है, कन्नड़ा है। मलयालम भाषा बोलने वाले केरला बोलते हैं? हाँ, केरला बोलते हैं। तमिलनाडु में रहते हैं वो भी केरला ही बोलते हैं। अच्छा, तमिल भाषी भी। तो मतलब उसका वो अंग्रेजी योग और योगा वाला चक्कर नहीं है? वो तो मतलब इंग्लिश में भी केरला ही है, हिंदी में शायद बोलते हैं कि केरल है। हाँ, नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं, लेकिन शायद हाँ, हिंदी में जाओ लिखते हो केरल हो जाता है, केरल और कर्नाटक, लेकिन एक्चुअली कर्नाटका है, कन्नड़ा है और केरला है। अगर आप साउथ इंडियन से बात कर रहे हो तो प्लीज कन्नड़ा बोल दीजिए। देखिए, इसीलिए आर्वम में यही होने वाला है, हमारी बहुत सारी भ्रांतियां दूर होने वाली हैं। जी, तो केरल पे हम क्या बात करेंगे? एक तो वो मॉल है, हमारे लखनऊ में भी खुल गया है, लुलु मॉल। ये नाम क्या है? बड़ा अजीब सा नाम है। टॉक ऑफ द टाउन है केरला में। अगर आप कभी भी कोची या तिरुवनंतपुरम जाते हो, ये मॉल स्टैंड आउट करेगा, इतना बड़ा है
कि मतलब अभी लखनऊ में भी आ गया, शायद आपको पता है कि कितना बड़ा मतलब एक वो फोटो वायरल हुई थी जिसमें लोग कतार लगाए रात में खड़े हैं। ये तो आई थिंक लास्ट वीक का था, सेल था, मिडनाइट सेल था, और ये मिडनाइट पे था जब मतलब इतना भीड़ था अंदर। ये काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए। मतलब अब्रॉड में अगर देखोगे कि मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर्स में मिडनाइट सेल होता है, 12 AM डॉट स्टोर्स खोलते हैं और मिडनाइट सेल है 50% प्लस। वैसे कहाँ, यूरोप और अमेरिका वगैरह? हाँ, अमेरिका में भी ब्लैक फ्राइडे सुनते हो के ना? हाँ, वो क्रिसमस के पहले होता है। ब्लैक फ्राइडे सेल है जहाँ सब कुछ 50% मिनिमम होगा। तो वैसे था ये नया कॉन्सेप्ट, लुलु मॉल में इंट्रोड्यूस किया था। एंड जो वीडियोस है, मतलब इतने लोग हैं, इतना भीड़ है कि सिक्योरिटी से कुछ मतलब ऑप्शन ही नहीं था, सबको अंदर भेज दिया। और वैसे तो मतलब मतलब क्या है इसका हिसाब किताब? नहीं, आई थिंक इन केरला जो भी हाइपर मार्केट्स है, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, इतने ज़्यादा बिजनेसेस है केरला में कि बहुत ज़्यादा मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है लुलु ग्रुप के साथ, जिसका फाउंडर यूसुफ अली है। वो मतलब यूएई बेस्ड है, जो एक्चुअली मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं। केरला से है, त्रिशूर से है। तो उनका तो बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है केरला के साथ। यूसुफ अली, हाँ, जैसे मतलब हम NRI बोलते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा केरला पॉपुलेशन है यूएई में, वो सब जानते हैं। तो यूसुफ अली एक बहुत लीडर है वहाँ पे केरला की पॉपुलेशन यूएई में, हाँ, कम्युनिटी का। और अगर आप लुलु ग्रुप देखोगे, सिर्फ इंडिया में नहीं, अभी लखनऊ में भी आ गया, लेकिन इसके केरला में है, जैसे मैंने बोल दिया, बैंगलोर में है। और आप गए हो कभी लुलु मॉल में? एक बार, लेकिन मेरे को याद भी नहीं है ऐसा था। लेकिन मतलब मॉल है, जैसे आप यहाँ पे अगर DLF जाते हो वैसा है, लेकिन बहुत बड़ा है, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और केरला में इतना है क्योंकि जब पहले आया था ना, ऐसे कुछ नहीं था केरला में लुलु मॉल जैसा, इतना बड़ा था। दे स्टार्टेड अ मूवमेंट, वैसे था। और मतलब सुपरमार्केट नहीं, हाइपर मार्केट है बोलते हैं ना, हाइपर मार्केट वैसे है। क्या फर्क होता है इनमें? हाइपर मार्केट आई थिंक इज मच बिगर और वैरायटी मिलता है, जैसे आपका बिग बाजार हाइपर मार्केट है, सुपरमार्केट नहीं है। ये क्लोथ्स मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, सब कुछ एक जगह में मिलता है वैसा। और अभी तो मतलब आप विटनेस भी कर सकते हो लखनऊ में। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे उसका उद्घाटन करने, तो मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी कि अब्दुल सिर्फ पंक्चर नहीं बनाता है, मॉल भी बनाता है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मुस्लिम सिर्फ पंक्चर बनाते हैं। अरे, तो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स करते हैं बहुत ही। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो वहाँ पे आई थिंक यूसुफ अली का बहुत बड़ा रेपुटेशन है केरला में कि ही ब्रिंग्स चेंज, कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट लेकर आया है और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकली भी। तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, सॉरी प्लीज नो प्रॉब्लम, इफ यू लुक एट इट, लुलु ग्रुप ना सिर्फ इंडिया बेस्ड या यूएई बेस्ड नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इट्स बेस्ड इन अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है, फिलीपींस में बिजनेस है। तो इट्स वेरी वाइड स्प्रेड, एक्चुअली वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। तो मतलब काफ़ी अच्छा है कि लखनऊ में भी आ गया, और शायद इसकी वजह से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी था, क्योंकि इतना बड़ा है। नहीं, उन्होंने, यूसुफ अली ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जब हम 2018 में आए टू एक्सप्लोर कि यहाँ पे मॉल खोल सकते हैं, तो सीएम तब भी योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने कहा कि यू विल गेट ऑल द सपोर्ट, एंड ही सेड कि वी गॉट ऑल द सपोर्ट, दैट्स व्हाई वी आर ओपनिंग दिस मॉल। नहीं तो आई थिंक ही इज प्लानिंग टू स्प्रेड वो इंडिया वाइड। जैसे तमिलनाडु में भी इन्वेस्टमेंट की बहुत बात हुआ था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रोड ब्लॉक हुआ है, सो देयर हिकअप्स देयर, तो वो थोड़ा स्लोली चल रहा है। लेकिन यूपी में अभी आ गया, मैंने बोल दिया, कर्नाटका में है, केरला में है। इनके अपने ब्रांड भी होते हैं क्या कुछ? लुलु जैसे बिग बाजार वाले अपनी अरहर की दाल, उनका तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वैसे है ना? तो हाँ, तो वो तो मतलब अभी सबका ग्रुप ऐसे ही हो जाता है कि मेरा ब्रांड भी पुश हो जाता है। लेकिन केरला में ये, अगर आप कोच्चि तिरुवनंतपुरम जाते हो तो लुलु मॉल तो जरूर विजिट करना है। मतलब ये क्या दर्शनीय स्थल जो है, ऐसे जैसे रिलेटिव आते हैं ना तो बताते हैं कि हमारे यहाँ ये मशहूर है, जाते हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग तो लुलु मॉल ही जाना है, ऐसा है। लुलु मॉल लखनऊ आ गया, IKEA पता नहीं कब आएगा दिल्ली NCR में। अभी ओपन किया बेंगलुरु में। हाँ। और जैसे मतलब कोच्चि में लुलु मॉल में देखा था, वैसे ही IKEA में भी था बेंगलुरु में। हाँ, तो लखनऊ में अभी प्रिपेयर हो जाओ, लुलु मॉल में मिडनाइट सेल हो जाएगा, उसके पहले रात ही वहाँ पे कैंप हो जाओ बस। ये भी जिक्र चल रहा है, मैं आपको बताऊँ, मैं आज ऑफिस आने से पहले, हमारे एक भाई साहब हैं, वो स्वीडन में रहते हैं, तो ये जो नॉर्वे कंट्रीज हैं उनका ये ब्रांड है शायद IKEA, हाँ, है ना? हाँ। तो मुझे बताया गया कि हाउ दोज कंट्रीज हैड ग्रेट रिलेशन विद नरेंद्र मोदी इवन बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि आप गौर करिए कि कैसे IKEA 2014 के बाद इंडियन मार्केट में एंट्री करता है, और मतलब इतना स्प्रेड हो गया। हाँ, कि अभी शायद हैदराबाद में, मुंबई में है,
मुंबई में नहीं है, पता नहीं। मुंबई में नहीं है। जब भी हो बस दिल्ली एनसीआर में आए तो हम कब तक सुनते रहे हैं सही है। ऐसे दोस्तों रिश्तेदारों से, IKEA में तो ये मिलता है वो मिलता है। आई एग्री। और उसमें शायद एक कुछ वर्चुअल टूर भी होता है, पर IKEA के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी अभी हमको। नेक्स्ट टाइम। वैसे लुलु मॉल पे काफी बात हुई, नाम बड़ा फनी सा, मैं कुछ गूगल किया, मेरी रिसर्च टीम ने बताया कि इट मीन्स पर्ल। ये शायद अरबिक भाषा का शब्द है शायद, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मलयालम में कुछ मतलब नहीं है लुलु का। और हमारे यहाँ यूपी में तो कोई बहुत ही झंडू टाइप का लड़का लड़की होता है, उसको ऐसे ऐसे लुलु ऐसे जैसे कुत्ते को नहीं बुलाते हैं, हाँ वैसे कर देते हैं। नाम तो मतलब केरला में इतना सिनोनिमस हो गया कि नॉर्मल हो गया लुलु, लेकिन हाँ शायद यूपी में जब पहली बार सुनते हो तो मजाक तो उड़ाएंगे। हाँ, हालांकि लोल बहुत सुंदर शब्द है। लुलु से याद आया मुझे, लोल संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुंदर। लोल यस, सुंदर मतलब मैच नहीं होता है ना? हाँ ऐसे लगता है कई बार। चलिए केरल में देखिए, ये तो एक हैप्पी स्टोरी हो गई, मॉल खुल रहा है, लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब कई लेवल पे हैप्पी है। एक जगह सैड है, कई लेवल पे हैप्पी कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी GDP ठीक चल रही है और बाकी वगैरह। बिल्कुल। एक जगह बस सैड ये होता है कि जब ये जाइंट्स पहुंचते हैं तो कई रिटेल वालों की दुकानें, जो छोटे वाले शॉप्स हैं, उन पे मार पड़ती है। पर एक बड़ी सैड स्टोरी है और मुझे पता चला कि उस पे केरल पिछले कई महीनों से, बरसों से बात कर रहा है। और वो स्टोरी ये है कि एक एक्ट्रेस को चलती कार में उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और जिसमें वहाँ के सुपरस्टार हैं दिलीप, उनका नाम आया, उन एक्ट्रेस की अब पोस्ट भी आई है। बहुत मतलब किस तरह के डिस्कशन होते हैं इस पे? तो ये मतलब सालों से चल रहा है, क्योंकि 2 हाई प्रोफाइल स्टार्स हैं जिसके विक्टिम के नाम हम नहीं लेंगे। जो एक्यूज्ड है उनका नाम है दिलीप, सुपरस्टार है, बहुत बड़ा एक्टर है। अगर आप देखोगे मलयालम फिल्म्स, और अगर आप जानते हो मलयालम फिल्म्स के बारे में, अभी OTT वाला नहीं लेकिन पुराना वाला, दिलीप तो मतलब अगर मोहनलाल ममूटी है वो तो पता हो गया। हाँ, अरे तो मोहनलाल उनके नीचे है। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बड़ा था और इतने फिल्म्स किया है, बहुत बड़ा फैन बेस है। और फिर ये न्यूज़ आया था कुछ सालों पहले 2017 में शायद, कि ये एक्टर जो थी वो गाड़ी में चल रही थी और 2 घंटे के लिए, हाँ, और 2 घंटे के लिए इस मूविंग व्हीकल में भी, इस गाड़ी में ही कुछ लोग मोलेस्ट किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, जैसे आपने बताए थे। तो वो पुलिस कंप्लेंट फाइल किया और अभी पता चला कि 10 एक्यूज्ड है इस केस में, और दिलीप भी एक एक्यूज्ड है। और जैसे ये पे बाहर है, वो बेल पे बाहर है। हाँ, बेल पे बाहर है, क्योंकि कुछ महीने पहले भी जेल गया था और फिर बेल मिल गया उनको। लेकिन सालों से ये केस प्रोग्रेस हुआ है। फर्स्ट तो मतलब इन्वेस्टिगेशन स्लोली प्रोग्रेस हुआ है क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल केस है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो सबसे शॉकिंग था इस केस में वो ये था कि जो दिलीप है, मतलब एक्यूज्ड है इस केस में और इतना सीरियस एलिगेशंस है, फिर भी इंडस्ट्री में ही, फिल्म इंडस्ट्री में ही इतना सपोर्ट मिला है। और अभी इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक IPS ऑफिसर ने भी बताया कि इतना एविडेंस नहीं है। नाम भी हम लिख के लाए हैं, श्रीलेखा, क्या नाम है उनका? श्रीलेखा, हाँ, DGP रही हैं शायद, IPS ऑफिसर है, बहुत सीनियर IPS ऑफिसर है। और वो बोल रही है कि एविडेंस नहीं है दिलीप के खिलाफ। जब इतने विटनेसेस बोल चुके हैं, एक पिक्चर है दिलीप और जो मेन एक्यूज्ड है उनका नाम है पल्सर सुनी, इनकी एक पिक्चर भी है जो अभी ये बोल रही है कि फोटोशॉप्ड है और एविडेंस ही नहीं है, ये विच हंट है, हाँ, और विच हंट है वगैरह। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि जो सालों से अभी बिल्डअप हुआ है इस केस में ना, और जैसे मतलब दिलीप और उनके जो सपोर्ट बेस है, कितना वो एक्ट्रेस, वो विक्टिम को भी टारगेट किया था। मतलब इट्स शॉकिंग कि ये नेशनल स्टोरी नहीं हुआ। नेशनल स्टोरी तो है, कुछ चैनल्स तो कवर किया, लेकिन ये तो नंबर 1 टॉकिंग पॉइंट होनी चाहिए। क्योंकि और यही मतलब हम बात करते हैं कि इतना ज़्यादा साउथ इंडियन स्टोरीज़ के बारे में ज़्यादा लोग पता भी नहीं। अगर ये बॉलीवुड में हुआ था, सोचो कि कितना ज़्यादा मतलब आउटरेज, कितना ज़्यादा डिस्कशन होगा। आप ऐसे समझिए इस केस की ग्रेविटी कि एक बहुत ही नोटेड एक्ट्रेस है, अपने करियर के पीक पे है, वो एक शूट को कंप्लीट करने के बाद त्रिशूर से आ रही हैं, कोच्चि जा रही हैं शायद, और ऑडी गाड़ी में है। तो ऑडी कार का एक ब्रांड है, तो उनकी गाड़ी एक वैन से टकराती है। तो उनका ड्राइवर वैन में जो लोग बैठे हैं उनसे बात करने के लिए उतरता है, और फिर कहा जाता है कि वो लोग जो वैन में बैठे थे जबरन इस कार में घुस आते हैं। गन पॉइंट पे मार्टिन, जो उनका ड्राइवर है एक्ट्रेस का,
प्रोडक्शन हाउस की भेजी हुई कार, उसको गाड़ी चलाने के लिए विवश करते हैं और जब गाड़ी चलती रहती है तो 1.5-2 घंटे तक वो लोग इस एक्ट्रेस को मॉलेस्ट करते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं और कई जगह तो ये भी कहा गया कि उसको फिल्म भी किया गया है। इस तरह के भी एलिगेशंस हैं। हाँ, और एलिगेशन ये भी है कि दिलीप के पास वो टेप था। आप समझिए कितना बड़ा केस है ये। एक फिल्म मेकर ने एक्चुअली बताया, जो मतलब बोल रहे थे कि उनका फॉलो आउट हुआ दिलीप से और फिर पब्लिक गया इस एलिगेशन के साथ कि दिलीप के पास वो फुटेज था और लोगों को बता रहा था कि मतलब ऐसे बोस्ट शो ऑफ कर रहा था कि मैंने सबक सिखा दिया उस लड़की को। तो क्या क्या वजह है उस एक्ट्रेस से इतना क्यों चिढ़ है? तो ये बोल रहे हैं कि ये एक एक्ट ऑफ रिवेंज है। मतलब ऐसे था कि इसको टारगेट किया था क्योंकि उनको ही वांटेड टू टीच हर अ लेसन, और ये कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ रिलेशनशिप था, वैसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि मतलब शायद फिल्म इंडस्ट्री की कोई राइवलरी, उनका ईगो था। लेकिन उसकी वजह से दिलीप के खिलाफ मर्डर कॉन्स्पिरेसी इतना सीरियस चार्ज है। और फिर भी एक फिल्म बॉडी है केरला में जिसमें इसके बावजूद उनका एसोसिएशन अभी भी चल रहा था। बहुत समय से उसका एसोसिएशन उनके पास मेंबर था और कुछ और वो जो मलयालम मनोरमा की शायद मैगजीन है वनिथा के नाम से, उसके भी कवर पे दिलीप और उनकी वाइफ को छापा गया। उनके मतलब फिल्म्स में भी पॉज नहीं हुआ था, ऐसे तो प्रोजेक्ट्स मिल रहा था। और ये एक्ट्रेस 5 साल से आउट ऑफ वर्क है। हाँ, नहीं अभी तो शुरू कर दिया इसने भी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। और यही डिफरेंस है मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स में ना। फीमेल एक्ट्रेस अगर कंप्लेन करेंगी तो उनकी विच हंटिंग शुरू हो जाएगी, उनका विक्टिमाइजेशन हो जाता है। और जो मेल एक्टर्स है उनके खिलाफ मर्डर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, इसमें मैं देख रहा था कि जैसे एक्टर के ऊपर इल्ज़ाम है, एक्स डीजीपी हैं श्रीलेखा, वो अपना जो उनका यूट्यूब चैनल है सस्नेहम श्रीलेखा, उस पर वीडियो बना रही हैं। 75वां एपिसोड है उनके प्रोग्राम का कि मैं ये खुलासे वो खुलासे, मैं जेल में डीजीपी थी, मुझे पता है सच क्या है। और ये वुमन ऑफिसर है, और वो इस तरह की लॉजिक दे रही है कि आप उसके 5 साल के बच्चे के बारे में सोचिए, कोई ऐसे कैसे कर सकता। नहीं, ये तो सिंपैथी फैक्टर है ना कि ये 5 साल के बच्चे देखो कैसे किस सर्कमस्टांसेस में अभी बड़े हो रहे हैं कि उसके पापा के खिलाफ ये सब बोल रहे हैं, एविडेंस ही नहीं है। लेकिन ये मतलब अगर आप देखोगे इतने ज़्यादा लंबा केस जो है अभी खींच लिया है क्योंकि इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है, बोल रहे हैं कि दिलीप ने इन्फ्लुएंस करने के लिए अटेम्प्ट किया, ब्राइब करने के लिए अटेम्प्ट किया। एग्जैक्टली, तो वो भी एक केस है अभी दिलीप के खिलाफ। लेकिन ये जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, अगर 10 एक्यूज्ड में दिलीप 8th एक्यूज्ड है केस में, तो फिर कैसे कोई सपोर्ट कर रहा है वो ये सब पूछ रहे हैं। और ये एक वुमन ऑफिसर है, वो बोल रहे हैं कि हाँ सब पर्सपेक्टिव देखना चाहिए और वो सही है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन जब ये इतना सीरियस एलिगेशंस और चार्जेस है और उनका फिल्म मेकर फ्रेंड बोल रहा है कि ऐसा है, एविडेंस है, मैंने सुना डायरेक्टली मीडिया से बात करके बोल रहा है कि ये सब हुआ था। ऑडियो टेप्स है जहाँ पल्सर सुनी मेन एक्यूज्ड है, दिलीप का नाम ले रहे हैं, ये सब तो है रिकॉर्ड पे। तो मतलब उसके बाद जब ये आईपीएस ऑफिसर आती है और ऐसे बोलती है तो मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो होगा। अच्छा, ये बताइए अक्षिता की, जैसे ये जब 2017 में ये पहली बार कंप्लेन सामने आई होगी तब तो बड़ा अप्रोर हुआ होगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ क्या कि इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस एक हुई हों या कुछ ऐसा हुआ? कुछ मतलब सब एक्ट्रेसेस नहीं थी, लेकिन 3-4 जो बहुत हाई प्रोफाइल था वो सब आए थे पब्लिकली और बैक किया। कौन है मलयालम की? मंजू वारियर बहुत वारियर बड़ी एक्ट्रेस है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। वो एक्चुअली दिलीप की एक्स वाइफ है। ओके। और वो भी बात की भावना, मतलब ये केस के बारे में, नॉट जस्ट केस के बारे में बट एक्चुअली सपोर्ट किया सोशल मीडिया पे। जब भावना कुछ मतलब महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि थैंक यू फॉर द सपोर्ट, वो सब मतलब एक बहुत ब्रीफ स्टेटमेंट था इंस्टाग्राम पे। और जब ये एक्टर ने ये स्टेटमेंट बोल दिया तो उसके बाद मंजू वारियर ने स्टेटमेंट डाल दिया कि यू नो वी सपोर्ट यू। वैसे तो मंजू वारियर एक बहुत प्रोमिनेंट एक्ट्रेस है, पार्वती बोलकर, तो वो भी सपोर्ट किया। और काफी मतलब हमारे साथ पार्वती वही है क्या जो इरफान के साथ भी एक फिल्म में आई थी? हाँ, वही था। उस फिल्म के करीब करीब सिंगल में था। अच्छा, करीब सिंगल, हाँ मैंने शायद देखा था अभी वो फिल्म। वही है पार्वती। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत पॉपुलर है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री और बहुत वोकल है। ये सब फिल्म नयनतारा भी मलयालम की है क्या? नहीं, तमिल है। लेकिन नयनतारा उनका बड़ा नाम चलता है, में भी काम किया। हाँ, उनके नाम है लेडी सुपरस्टार। लेडी सुपरस्टार।
तो ऐसे बोलते हैं। अभी शादी हुआ जहाँ शाहरुख खान गए थे, नयनतारा का शादी हुआ, नयनतारा की शादी हुआ चेन्नई में। कुछ पता ही नहीं पड़ता हम लोगों को। वही शाहरुख खान गए थे क्योंकि शाहरुख खान और नयनतारा के फिल्म आ रहे हैं एटली के साथ। एटली डायरेक्टर का तो मैंने नाम सुना है। अभी वो जो लॉन्च हुई एक फिल्म बड़ा हल्ला हुआ, कौन सा? एटली ने फिल्म अनाउंस की ना शाहरुख के साथ, शाहरुख खान के साथ, उसमें नयनतारा है, तो इसलिए शाहरुख खान ने शादी के लिए गए थे। ये 2 हफ्ते के बाद है, तो वो मतलब लेडी सुपरस्टार मानते हैं नयनतारा। लेडी सुपरस्टार बॉलीवुड में कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं की, लेकिन मतलब शाहरुख खान के साथ अभी तो कर रही है। फिर ये कटरीना कैफ के जो ब्यूटी ब्रांड थी उसके एड में भी नयनतारा आई थी। तो मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है अगर आप देखोगे। उनका फिल्म्स बहुत सेलेक्टिव है फिल्म्स के साथ, लेकिन मलयालम फिल्म्स में भी एक्ट किया है, तेलुगु में भी है थोड़ा सा, तमिल में ज़्यादा है। तो ये सब लोग इन लोगों ने सपोर्ट में बोला उस एक्ट्रेस के। हाँ, तो मतलब काफ़ी विमेन एक्टर्स ने बोल दिया। अनफॉर्चुनेटली मेल एक्टर्स किसी ने बात भी नहीं किया। ओके, नाउ वी विल मूव फ्रॉम केरला टू तमिलनाडु। एक देखिए, बात तो शुरू करेंगे हम सिनेमा से, पर ग्रेजुअली आई गेस वील एंटर इनटू हिस्ट्री। ऐश्वर्या राय हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत औरत है। मैं दुनिया के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पता नहीं वहाँ पे हम तो दुनिया बोल सकते हैं। हाँ, प्लीज गो अहेड बाय ऑल मीन्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो वो उनकी फिल्म आ रही है, मणिरत्नम की फिल्म है वो, मणिरत्नम की फिल्म। हाँ, अगर आप मणिरत्नम की फिल्म्स देखे होंगे इसके पहले शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा डब्ड भी है, हिंदी में भी है ना, तो उनकी फिल्म्स तो एक क्लास अपार्ट है, वर्ल्ड अपार्ट है। तो इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उनके लेटेस्ट फिल्म PS1 है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पोन्नियन सेल्वन। पोन्नियन सेल्वन, इसका मतलब क्या हुआ? तो पोन्नियन सेल्वन एक्चुअली अगर आप देखोगे कि बहुत फेमस है तमिलनाडु में। अगर किसी से भी PS तो किसी को भी पता नहीं होगा, अगर पोन्नियन सेल्वन पूछते हो किसी को भी, सबको पता होगा क्या है वो। एक मोस्टली बोलते हैं कि मोस्ट पॉपुलर, द बेस्ट तमिल लिटरेचर एवर बोलते हैं। एक बुक है पोन्नियन सेल्वन बोलकर। अच्छा, ये किताब का नाम है? किताब के नाम तमिल भाषा की। हाँ, बाय कल्की। ये मतलब बहुत पुराना है, और ऐसे था कि कल्की राइटर का नाम है। और जब लिखा था उस समय एक्चुअली मैगजीन में लिखा था, लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि एक बुक बन दिया। हाँ, बुक बना दिया इसको। इंग्लिश में भी ऑप्शन है। तो ये पोन्नियन सेल्वन एक्चुअली चोला डायनेस्टी के ऊपर है, लेकिन पूरा फिक्शनल है। चोल राजवंश, चोल बोलते हैं आप लोग? चोला नहीं, ये तमिल में चोला बोलते हैं या अंग्रेजी में लिखते हैं CHOLA इसलिए बोल रहे हैं? अगर आप देखोगे तमिल में लिखने में अल्फाबेट अगर आप देखोगे कि च के शब्द ही नहीं है, सिर्फ स है। तो अगर आप देखोगे, किसी का नाम कंचन है, अगर चेन्नई देख लो। हाँ, चेन्नई अगर आप लिखोगे तो चेन्नई है, और बोलोगे चेन्नई की चेन्नई बोलते हैं। तो ये कैसे पता पड़ेगा कि इस बार सा बोलना है, इस बार चा बोलना है? वैसे तो मतलब पता नहीं होगा, लेकिन कुछ अगर आप ऑथेंटिकली बोलते हो ना, चेन्नई ही है। लेकिन अगर आप लोकली बात करते हो, मान लो ऑटो ड्राइवर से, चेन्नई पोनमा अंदमादुरी रेल से, चेन्नई पोनमा, हाँ, मतलब चेन्नई को जाना है क्या? सॉरी, मेरा लैंग्वेज पूरा मिक्स हो रहा है, तो मतलब हिंदी से तमिल से इंग्लिश पूरा मिक्स हो रहा है। चेन्नई पोनमा। I've never been to Chennai. है। और I'll say I've never been to Chennai. तो जैसे आप लिखते हैं अल्फाबेटिकली स है, तो वो मतलब हम दिखाएंगे। तो छ नहीं है, इसलिए तो अगर नहीं है चा की। हाँ। अब चा का मतलब शब्द नहीं है रिटन में। अच्छा, रिटन में नहीं है। हाँ, तो मतलब उनके अल्फाबेट्स में छ नहीं है। तो चोला का है, चोला का डायनेस्टी जो है वो, तो मतलब शायद उसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं हुआ है, और हमारे ऑडियंस के बीच में भी मैं बोल सकती हूँ, हमारे शायद ये न्यूज़ रूम में भी उतना ज़्यादा पता नहीं होगा कि चोला डायनेस्टी कहाँ से है, क्या है, कौन है राजा, कुछ पता नहीं होगा। तो ये PS1 उसी के ऊपर है, फिक्शनल है, लेकिन चोला के ऊपर है, उनके रूल के बारे में, उनके ग्रैंडियर के बारे में। ये बड़ा मसला है। आप में से अभी देखिए, शेर गुर्रा रहा है कि नहीं गुर्रा रहा है, ये अभी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना हुआ है कि शेर के कितने दांत दिखे नहीं दिखे, हिंसक शेर है क्या हिंसक शेर है, भाजपाई शेर है कि नॉन भाजपाई शेर है। पर एक सत्य ये है कि हमें सम्राट अशोक के बारे में ठीक ठाक जानकारी है, जबकि हिस्टोरिकली देखें तो सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिले अभी हमें 100-125 साल भी नहीं हुए हैं। खुदाई हुई थी, उसके बाद नए सिरे से पता चला कि ये कितना महान राजा हुआ है, ईसा से भी
300 बरस पहले जिसका साम्राज्य शुरू हुआ हो। और मुगलों के बारे में बात होती है, चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वगैरह के बारे में, राजपूत के बारे में बात होती है, सल्तनत काल जो बड़े छोटे छोटे जिनके साम्राज्य रहे उनके बारे में बात होती है, मराठाओं के बारे में भी ठीक ठाक बात होती है। लेकिन चोल एम्पायर, उसमें भी राजेंद्र चोल है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर वी हैड, जिसकी पताका समंदरों में, कई समंदरों में लहराती थी। राजेंद्र द ग्रेट बोलते हैं। अभी भी आज भी अगर आप देखोगे कि चोला डायनेस्टी के जैसे मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हो, मुगल के आर्किटेक्चर आप देखते हो यहाँ वहाँ, वैसा ही सिर्फ साउथ में नहीं है, एक्चुअली मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ये चोला डायनेस्टी के मतलब रेमिनेंस है। जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स है, वो सब चोलास के था। तो राजेंद्र द ग्रेट था जो आप बोल रहे हो, उनके फादर जो था राजराजा चोला, वो भी बहुत पॉपुलर था। ये सब तो मतलब अगर आप देखोगे कि चोला डायनेस्टी के बारे में, ये हिस्टोरिकली सबसे बड़ा डायनेस्टी था और हमको कुछ पता भी नहीं है इनके बारे में। जैसे आप बोल रहे थे मुगल के बारे में पता है, राजपूत के बारे में पता है, ये भी इंडियन डायनेस्टी था, लेकिन किसी को पता भी नहीं है। उत्तर भारत पर जरूरत से ज्यादा फोकस हिस्ट्री राइटिंग, बिलो द विंध्यास देखना है। और अगर आप देखोगे कि चोला डायनेस्टी कितना था, मतलब कितना टेरिटरी ऑक्यूपाई किया था, पूरा साउथ था, मतलब आंध्र प्रदेश से आप मान सकते हो, आंध्र प्रदेश से गोदावरी उस साइड पूरा, केरला, तमिलनाडु, वो सब था, श्रीलंका भी था, और फिर मतलब साउथ एशिया में भी था, इंडोनेशिया, मलेशिया, वही, हाँ, कंबोडिया, जावा, हाँ, एग्जैक्टली, ये सब तो चोला डायनेस्टी की था। मालदीव्स भी चोला के डायनेस्टी की था। तो इतना ज्यादा मतलब उनका रूल था, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी था, मतलब सी पार करके ना, समंदर पार करके कौन करके, उनकी बहुत स्ट्रांग नेवी रही होगी। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब चोला डायनेस्टी के बारे में किसी को पता भी नहीं है, और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि मणिरत्नम अभी फिल्म कर रहा है, क्योंकि हम सबको शायद थोड़ा सा एजुकेशन भी करना है। सो पुनियन सेल्वन इज अ नॉवेल जो मैगजीन में धारावाहिक रूप में छपा, रिटन बाय कल्की, इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल। यस, वेरी मच। ये चोल साम्राज्य के बारे में है, और उस पे अब मणिरत्नम ये फिल्म बना रहे हैं जो कई पार्ट्स में आई एम अज्यूमिंग होगी, इसीलिए PS1 है। आई थिंक शायद 2 पार्ट है। लेकिन पुनियन सेल्वन शब्द का क्या मतलब होता है? पुनियन सेल्वन ऐसा नहीं है, कैरेक्टर का है। तो मतलब जैसे आप देखोगे कि ये पुनियन सेल्वन का नॉवेल जो है, जैसे मैं बोल रही थी फिक्शनल है, लेकिन कैरेक्टर्स जो है चोला किंग का कैरेक्टर था। तो वो एक्चुअली था जो चोला किंग था, उसका कैरेक्टर हिस्टोरिकल फिगर्स को लेकर रिकंस्ट्रक्ट किया। एग्जैक्टली, रिकंस्ट्रक्ट फिक्शनल सर्कमस्टांसेस में, स्टोरीज में डाल के ऐसे किया, और इतना पॉपुलर हुआ कि हाँ, जैसे मैं बोल रही थी, सबसे पॉपुलर तमिल लिटरेचर है। और अच्छा हुआ कि मतलब ट्रांसलेट हुआ 2-3 बार, तो इंग्लिश में है, हिंदी में है वो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर देख लूंगी, हाँ, इफ इट्स अवेलेबल इन हिंदी। तो इसमें कौन हमको ये तो पता है इसमें ऐश्वर्या राय है, और भी कोई है? बहुत ज्यादा साउथ स्टार्स है, बहुत ज्यादा। त्रिशा है, त्रिशा कृष्ण, पता है को? नाम कुछ सुना, शायद 2-3 हिंदी फिल्म्स में भी थे, इसीलिए नाम सुना है। हाँ, त्रिशा है, वो बहुत पॉपुलर है मतलब तमिल फिल्म्स में। कार्ती है, कार्ती तो सूर्या जानते हो? हाँ, सूर्या जानते हो ना, वो जय भीम में थे जो, हाँ, सूर्या के ब्रदर है। तो जय भीम में भी थे, वो रक्त चरित्र में भी थे, रामगोपाल वर्मा की रक्त चरित्र, हाँ हाँ, मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये जय भीम के एक्टर है, और उनका ब्रदर है कार्ती, तो कार्ती में भी है इसमें। फिर जयम रवि बोलकर, वो उतना ज्यादा स्टार नहीं है, बहुत बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन पॉपुलर एक्टर है साउथ में। तो मतलब एंसेम्बल कास्ट जैसा, और पूरा साउथ का है एक्सेप्ट ऐश्वर्या राय। और मणिरत्नम तो इतने ज्यादा फिल्म किए। हाँ, ऐश्वर्या राय एक्चुअली उनकी पहली फिल्म तमिल में है, इरुवर, वो भी मणिरत्नम की फिल्म ही था। तो वो जो है वो मोहनलाल के साथ था, और ऐश्वर्या राय पहले डेब्यू किया तमिल में। फिर बहुत ज्यादा फिल्म्स था, जीन्स, कंडकुंडिंग, बहुत ज्यादा फिल्म्स है। एंदिरन रोबोट जो आपने, कोलंबस छुट्टी है आई, हाँ, जीन्स में, यस, विक्टा चिली हुई तमिल में। ये क्या दक्षिण भारत में इस बारे में बात होती है कि देश में एक जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें सदर्न रियासतों का, सदर्न एम्पायर्स का, साम्राज्यों का उतना जिक्र नहीं होता है। जैसे विजयनगर साम्राज्य है, उसके बारे में उतनी बात नहीं होती है, और जैसे मैसूर के, हाँ, जो राज रहा, तो वो इस पे चर्चा होती, कोई डिबेट होती है? अभी होता है क्योंकि पॉलिटिकली भी बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है ना। जैसे आप देखोगे कि ये पूरा लैंग्वेज डिबेट इसी से आता है कि वो बोलते हैं कि नॉर्थ को कुछ
हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं है, समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारा लैंग्वेजेस क्या है। देखो वो इग्नोरेंस तो है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ मेरे को पूछते हैं कि अच्छा तमिलनाडु में तेलुगु बात करते हैं, केरल में क्या बात करते हैं, वैसा है। अभी भी मतलब पूरा कंफ्यूजन है, कन्नड़ा क्या है, तेलुगु क्या है, कहाँ पे बात करता है, वो सब तो कंफ्यूजन अभी भी है। तो वो थोड़ा मानते हैं नेगेटिवली, वो बोलते हैं कि मतलब ये लोग को कुछ पता भी नहीं है हमारे बारे में। लेकिन मैं ये भी बोल दूंगी कि वहाँ पे भी थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस है। उनको लगता है कि सब नॉर्थ इंडिया में हिंदी भी बात करते हैं, तो वो भी है। तो दोनों साइड में आई थिंक शायद ये एजुकेशन तो होना तो पड़ेगा। लेकिन अभी तो डिस्कशन हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकली भी जैसे डीएमके अभी कर रहा है पूरा कि मतलब नॉर्थ एंटी हिंदी, इसकी वजह से डिस्कशन हो रहा है कि ये लोग तो मतलब हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं है वैसा। और डीएमके की जो पूरी हिस्ट्री है, अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है, आप जस्टिस पार्टी के मूवमेंट को देखेंगे, पेरियार के शुरू किए गए आंदोलन को देखेंगे, फिर पेरियार से अन्नादुरई अलग होते हैं और तब ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम बनती है, डीएमके बनती है, और फिर एमजीआर अलग होते हैं अन्नादुरई की मृत्यु के बाद, करुणानिधि अन्नादुरई के सक्सेसर बनते हैं डीएमके में, और फिर एमजीआर एआईएडीएमके शुरू करते हैं, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो अन्ना द्रविड़ है कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़, एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो वो हिस्ट्री है। तो उसमें एंटी हिंदी सेंटिमेंट पे बड़ा जोर था क्योंकि पहले वो एंटी ब्राह्मणिकल ऑर्डर सेंटिमेंट था, जो जाति व्यवस्था थी और वहाँ पे जो सो कॉल्ड उच्च वर्ण के लोग हैं उनका जो निरंकुश शासन था और उनकी जो हेजमनी थी, उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश थी ब्राह्मणिकल ऑर्डर वाली, उसके खिलाफ ये मूवमेंट शुरू हुआ था पेजेंट कास्ट का। और आज़ादी के बाद जब वहाँ पे कांग्रेस का रूल हुआ और सी राजगोपालाचारी और उसके बाद के कामराज, इन सब का शासनकाल रहा, तो उसके बाद फिर ये द्रविड़ मूवमेंट और स्ट्रांग हुआ था। द्रविडियन मूवमेंट ये है कि कुछ बायस नहीं होनी चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि तमिलनाडु में अगर आप देखोगे उतना, जैसे मेरे को एटलीस्ट लगता है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत रिलीजियस डिवाइड होता है नॉर्थ में। मतलब उत्तर प्रदेश में भी देखो इतना रिलीजियस डिवाइड होता है, हिंदू मुस्लिम बोलते हैं ना, वहाँ पे उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कास्टिस्ट डिवाइड है। कास्ट डिवाइड बहुत प्रोमिनेंट है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के वहाँ पे पेरियार की आइडियोलॉजी जब द्रविडियन के बारे में बात करते हैं तो बहुत रिलेट होता था। ये लोग भी बोलते हैं कि हाँ एंटी कास्ट होना चाहिए। तो अभी भी वो थोड़ा आइडियोलॉजी रेजोनेट होता है द्रविडियन पार्टीज के साथ, इसलिए शायद बीजेपी भी मतलब थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उनका आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है ये सबसे ना, और उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि तमिलनाडु में नेशनल इशू और नेशनल इशू से उनको कुछ मतलब ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है। उनका तो अलग मतलब इश्यूज है, अलग प्रॉब्लम्स है। और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा है कि पॉलिटिक्स भी इतना डिफरेंट है। बीजेपी कांग्रेस का प्रॉब्लम्स नहीं है तमिलनाडु, बाइनरी अलग है। हाँ। वैसे अब तो लोग तमिलनाडु की बात कर रहे हैं अक्षिता, राम सेतु को लेकर भी अभी कुछ खबरें आई थी। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में वापस शुरू हो गया क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी, एवरग्रीन सुब्रमण्यम स्वामी, ऑलवेज इन न्यूज। हाँ, तो डॉक्टर स्वामी मतलब उनका तो कैंपेन बहुत सालों से चल रहा है कि राम सेतु रिकॉग्नाइज करो। और अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन डाल दिया जो 2 हफ्ते में शायद जुलाई 26 पे आ रहा है हियरिंग, कि राम सेतु को रिकॉग्नाइज करो एक नेशनल हेरिटेज साइट जैसा। तो अभी तो मतलब काफी डिबेट है कि राम सेतु है कि नहीं, मतलब मैन मेड है कि नेचुरल है, उस पे ऑलरेडी इतना डिबेट है। कांग्रेस को अब तक भाजपाई ट्रोल करते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सेतु नहीं है। हाँ। तो तमिलनाडु में इस चीज को लेके खूब लोग जाते हैं देखने वहाँ पे। जरूर, मैं गई थी लास्ट ईयर जब इलेक्शंस थे तमिलनाडु में। तो रामेश्वरम है ब्यूटीफुल सिटी, तो अगर आप कभी भी तमिलनाडु जाओगे, एयरपोर्ट है वहाँ पे, साउथ जाना है। रामेश्वरम में एयरपोर्ट नहीं है शायद, मैं रोड पे गई थी। नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा होगा? आप कन्याकुमारी तो जा रहे हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, तो वहां से आप जा सकते हो, लेकिन मतलब आई वेंट बाय रोड, तो मतलब मैं एयरपोर्ट के बारे में कंफर्म करूंगी। सो रामेश्वरम अगर आप जाओगे इट्स ब्यूटीफुल, दोनों साइड में समंदर है, ऐसा है। तो मतलब बीच में सड़क है। हाँ, तो अगर आप रोड पे जा रहे हो कहीं पे भी, दोनों साइड में समंदर होगा, ऐसा है। तो बड़ा सुंदर लगता होगा। बहुत सुंदर है। मतलब रामेश्वरम में बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे श्रीलंकन फिशरमैन का प्रॉब्लम है ना, कि जो मतलब हमारे फिशरमैन वहां जाते हैं अरेस्ट हो जाते हैं, वो सब रामेश्वरम में ही होता है।
तो अगर आप जा सकते हो टिल द वेरी एंड, जहाँ रोड मतलब पूरा स्टॉप हो जाता है, सागर माथा। हाँ, और पूरे साइड में बस समंदर है। वहां पे उन्होंने रानाडे जी ने वो स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी तो लगाई हुई है ना। हाँ। विवेकानंद शिला स्मारक। हाँ, तो आप अगर वहां पे तो मतलब पूरा सिग्नल कुछ नहीं है, तो कुछ समय के बाद सिग्नल नहीं है, कुछ फोन का कनेक्टिविटी कुछ नहीं है। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा है। यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व। सब तो फोटोज ही ले रहे हैं, सेल्फी से ले रहे हैं वहां पे। तो एंड तक जाओगे और वहां पे कुछ नहीं है, कुछ तो मतलब सिर्फ समंदर है। लेकिन नाइट में आप श्रीलंका के लाइट्स भी देख सकते हो वहां से। इतना पास है? इतने पास है, हाँ। मतलब डे में कुछ नहीं देख सकते हो, लेकिन रात जाफना होगा तो देख सकते हैं। जाफना भी है, हाँ, जाफना। और शायद एक और जगह है जहाँ से मतलब सबसे पास है। तो वो बोलते हैं कि राम सेतु जो है वो एक नेचुरल कॉरिडोर था, जो अभी तो पानी के अंदर है, लेकिन नेचुरल कॉरिडोर है। कुछ लोग ऐसे रॉक्स बने हुए हैं जो कनेक्ट करते हैं, जो पाथवे है जो कनेक्ट करता था इंडिया और श्रीलंका में। और बोलते हैं कि 15th सेंचुरी तक मतलब लोग तो ऐसे ही जा सकते थे पैदल पे, अभी तो नहीं। अच्छा, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे इस तरह के ट्रेड रूट टाइप तो नेचुरल ब्रिज तो है। नाउ मैन मेड ब्रिज है कि नहीं, क्योंकि मतलब आपको पता है कि रामायण में बोलता है कि राम जी ने बनाया। हाँ, तो वो तो मतलब अभी भी इतना ज्यादा डिबेट और चर्चा होता है कि वो शायद डॉक्टर स्वामी ने अभी बोल रहे हैं कि नेशनल हेरिटेज साइट बनवाओ, लेकिन जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं वो भी मतलब पूरा डिस्कशन हो रहा है कि उनका पॉइंट क्या है राम सेतु के बारे में। और वो मतलब पूरा प्रोजेक्ट भी मतलब इतना ज्यादा बात करते हैं ना राम सेतु प्रोजेक्ट के बारे में। तमिलनाडु में अगर आप सेंटिमेंट्स देखोगे इसके ऊपर, तो मैं बोलूँगी कि उनका तो शायद वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉक्टर स्वामी से मतलब एग्रीमेंट में नहीं है। तो डॉक्टर स्वामी की व्यू अलग है सुप्रीम कोर्ट में उस पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु से ही है? हाँ जी, तमिलनाडु से है। चलिए तमिलनाडु से मूव करते हैं कर्नाटका। मैं बोलते बोलते ठीक कर लिया। जहाँ पे एक हिंदी की कहावत है, सूत ना कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। मतलब अभी कांग्रेस को पावर नहीं मिली है, पर दो लोगों ने तय कर लिया है कि अब मुझे सीएम बनना है या मुझे सीएम बनना है। एक तो है सिद्धरामैया, पूर्व मुख्यमंत्री, जो पहले देवेगौड़ा की पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आए और कांग्रेस की तरफ से सीएम रहे 5 साल। और दूसरे नेता हैं डीके शिव कुमार, ईगल रिजॉर्ट वाले डीके शिव कुमार, मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। तो क्या झगड़ा चल रहा है इन लोगों के बीच? तो यही है जो सब सेम स्टोरी है कांग्रेस के लिए हर जगह, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सेम स्टोरी है। दो लीडर फाइट कर रहे हैं सीएम पोस्ट के लिए। अभी तक मतलब पावर पे नहीं आया है, लेकिन अभी ही फाइट शुरू हो गया कि कौन है मुख्यमंत्री कैंडिडेट। तो इसके ऊपर दोनों लड़ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे दोनों बहुत सीनियर लीडर्स हैं, दोनों बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो इसकी वजह से ओबीसी समुदाय से आते हैं और ये वोकलिगा समुदाय से आते हैं। वोकलिगा और लिंगायत, तो मतलब दोनों बहुत इन्फ्लुएंशियल है। और अगर आप देखोगे कि क्या हो रहा है अभी कर्नाटका में, सिद्धरामैया का जन्मदिन, बर्थडे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। कब है उनका बर्थडे? काफी चाइल्डिश लगेगा आपको, लेकिन अगस्त में उनका बर्थडे 75th बर्थडे है उसका। अच्छा। तो उस दिन 75 साल के हो जाएंगे। उस दिन सिद्धरामैया के सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि हम सेलिब्रेट मनाएंगे सिद्धरामयोत्सव। हाँ, काफी मतलब टंग ट्विस्टर जैसा है। सिद्धरामयोत्सव है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इतना बड़ा धूमधाम करेंगे वैसे। तो डीके शिव कुमार ने बोल दिया, नहीं, मेरे को ये सब बर्थडे सेलिब्रेशन में कुछ रोल नहीं है, मैं कांग्रेस के पदयात्रा पे हूँ, 75 किलोमीटर पदयात्रा, ठीक है। लेकिन उनका सपोर्टर्स अभी बोल रहे हैं कि हम शिव कुमार उत्सव मनाएंगे। तो ऐसे तो मतलब अभी 2 फेस्टिवल के बीच में है अगस्त में। और जैसे मतलब हम देख रहे हैं कि दूसरे स्टेट में भी हो रहे हैं, यहाँ पे मतलब कांग्रेस हाईकमांड कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि कौन लीडर है। एक तो मतलब डीके शिव कुमार कर्नाटका कांग्रेस के चीफ है, और जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है रिजॉर्ट के लिए डीके शिव कुमार ही बुक करता है। और सिद्धरामैया ऐसा कि बहुत सीनियर लीडर है, इनका बहुत सपोर्ट है पार्टी के अंदर। तो जो भी चूज करेगा वो तो मतलब 100% श्योर है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत तो 100% होगा कांग्रेस के लिए वहाँ पे। शिव कुमार ये बोल रहे हैं कि नेताओं के जन्मदिन मनते रहे, लेकिन आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन दैट। मेरा प्रायोरिटी है जो सोनिया गांधी बोल रही है, वैसा मतलब पूरा मैसेज डाल दिया। सबको अपने अपने को अलग। एक फोटो भी आई थी राहुल गांधी के साथ उनकी, दोनों का। अच्छा ये बताइए, हाँ, दोनों साथ में बैठे हुए, सिद्धरामैया और शिव। जैसे तमिलनाडु में हम देखते हैं कि कल्ट पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करुणानिधि और जयललिता, मतलब वो, हाँ, मतलब
उनका निधन भी हुआ तो लोग आत्मदाह कर रहे हैं, उस तरह की चीजें थी। कर्नाटक में वो कल्ट पॉलिटिक्स है उतना ज्यादा नहीं, येदियुरप्पा के लिए भी नहीं थी इतना ज्यादा नहीं। जैसे मतलब आप तमिलनाडु में देखोगे, जैसे आप बोल रहे हो कल्ट फिगर है ना, कि जब कुछ हो जाता है उनको तो पूरा मतलब स्टेट को ही मतलब ऐसे ग्रीफ में डाल देंगे, ऐसा है। और तमिलनाडु का एक कल्चर है सुपरस्टार्स, एक्टर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ लार्जर देन लाइफ बनाना। कर्नाटक में ऐसा नहीं, कर्नाटका में ऐसा नहीं, इतना बड़ा नहीं है। इन्फ्लुएंशियल तो है और काफी मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, और करप्शन तो मतलब इतना ज्यादा है, लेकिन वैसे लार्जर देन लाइफ नहीं है। शायद तेलंगाना में थोड़ा सा है क्योंकि आपका केसीआर है, जगन मोहन रेड्डी है, और ये मतलब बहुत बड़े पॉलिटिशियंस है। लेकिन अगर कर्नाटक में देखोगे ऐसी स्थिति तो कभी नहीं हो सकता है तमिलनाडु में कि एक जयललिता को हटाओ और दूसरे लीडर को बनाओ सीएम, कभी नहीं होगा। वो खड़ाऊ सीएम ही रहते हैं। हाँ, और कर्नाटक में हुआ था। अच्छा, ये तो कर्नाटका की बात हो गई। वैसे भी हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में डीप डाइव करने के मूड में नहीं है। हालांकि अगली खबर भी पॉलिटिकल है। वील डिस्कस की ये जगन मोहन की जो माता जी हैं, क्या नाम है उनका, विजयम्मा। ये चूंकि वहाँ मदर को अम्मा बोलते हैं इसलिए बोल दिया जाता है विजयम्मा, फॉन्डली बोलते हैं। हाँ, जैसे जयललिता को अम्मा बोलते हैं तो रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं, तो इसलिए विजयम्मा बोलते हैं। तो मतलब लोगों के बीच में वो नेम पॉपुलर हो जाता है, तो सबको मतलब जानते हैं विजयम्मा वैसे। ठीक है, सो वील टॉक अबाउट विजयम्मा एंड शर्मिला। पर उसके पहले हमने देखा था कि जैसे वारंगल वगैरह में बहुत बाढ़ का खतरा है, तो एक हमने खबर देखी कि कोई त्योहार है काकतीय, वो अब नहीं मनाया जा रहा है वहां पे, और तो बाकी जगह मनाया जा रहा है। तो ये क्या त्योहार है? नहीं, तो वो एक लोकल फेस्टिवल है, वीक लॉन्ग है, तो मतलब एक हफ्ते के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। और आंध्र प्रदेश में वारंगल में मोस्टली, क्योंकि वारंगल था कैपिटल ऑफ द काकतीय डायनेस्टी। ये वो जो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था, जैसे पांड्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, प्रतिहार ऐसे वंश पड़े थे, वैसे काकतीय वंश जो है उसकी बात हो रही है। वही है। और इस बार वो इतना स्पेशल है। यूजुअली हर ईयर तो मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? तो मतलब एक टेम्पल है वारंगल में जहाँ पे इतना मतलब पूरा फेस्टिवल वहां पे हो जाता है, क्योंकि ये टेम्पल ये काकतीय डायनेस्टी में कौन से भगवान का? भगवान तो पता नहीं, लेकिन ये भद्रावती का टेम्पल है। भद्रावती? तो, हाँ, देवी का नाम है। हाँ, तो वहां पे ये टेम्पल है। और इसके बाद अभी तो पहली बार इस साल जब ये वीक लॉन्ग फेस्टिवल हो रहा है, ये जो डायनेस्ट है काकतीय के डिसेंडेंट जो है अभी है, वो मौजूद अभी है, कमल उनके नाम है, वो गए थे, बीजेपी लीडर है वैसे भी। अच्छा। हाँ, तो वो गए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने इनवाइट किया पहली बार। तो वो ही बोल रहा था कि 7 डेकेड के बाद पहली बार एक डिसेंडेंट काकतीय डायनेस्टी के जा रहा है वहाँ पे। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि एक स्टैचू है रुद्रम्मा देवी बोलकर। रुद्रम्मा देवी? हाँ, जो मतलब उनके काकतीय डायनेस्टी के वारंगल में। हाँ, वारंगल में ही। तो वहाँ पे बहुत धूमधाम से गार्लैंड करते हैं, एक चैरियट में जाते हैं, वैसे वाला जैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जाती है वैसा कुछ है। रथ यात्रा तो नहीं है, चैरियट यू सेड। चैरियट तो ये लोग भी जा रहे हैं चैरियट में। अच्छा, ये लोग जाते हैं चैरियट में? अच्छा, तो ये लोग जा रहे थे चैरियट में, ऐसे गार्लैंड कर रहे हैं, वैसे है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे कि लोकल सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल में, ये उतना रिलीजियस नहीं है, ये शायद वो काकतीय डायनेस्टी के लिए, हाँ, वो कल्चरल के लिए, सिग्निफिकेंस के लिए मार्क करते हैं। तो वो फेस्टिवल शायद अगर आप कभी भी जाते हो इस समय जाओ आंध्र और तेलंगाना को, तो आप देख सकते हो कि कैसे करते हैं ये सब। और काकतीय डायनेस्टी के भी बारे में भी काफी, मैं जब यहाँ घूमने गया था दंतेवाड़ा, हाँ जी, जब मैं छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और उसके आगे के एरियाज में गया, तो वहाँ बहुत खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। मुझे ध्यान है एक भगवान गणपति का मंदिर है, उसमें एक बड़े शिलाखंड से काट के गणपति की एक मूर्ति बनाई गई है और एक उनके बगल में छोटे गणपति रखे हैं। अच्छा, तो एक ही मंदिर में एक ऐसे 12 फीट के गणपति होंगे, 10-12 फीट के, एक थोड़े छोटे, और गुड़हल का जो फूल होता है हिबिस्कस, अच्छा, सिर्फ वो फूल रखे हुए थे। वहां पे कोई टूरिस्ट की फालतू भीड़ नहीं, प्रसाद फालतू नहीं कि चींटी घूम रही। इतना सुंदर दिख रहा था जंगल के बीच में वो मंदिर, और उन पे जो प्रस्तर खंड लगे हैं बाहर ईसाई वगैरह के, तो उसमें बार बार रिपीटेडली वो काकतीय वंश का अच्छा जिक्र आ रहा था। अच्छा, नहीं तो मेरे को हमेशा लगता है कि ये जो छोटे वाले मंदिर है जहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा नहीं है, वही सबसे मतलब पावरफुल लगता है, सुंदर भी बने बचे रहते हैं।
तो वहाँ पे वो शक्तिपीठ भी है जिनके नाम पे दंतेवाड़ा ये नाम है। दंतेवाड़ा में है। हाँ, उस एरिया में, बस्तर का जो एरिया है, हाँ। जो कि आंध्र प्रदेश से लगा हुआ एरिया है। मतलब वो इंद्रावती नदी है, उसके उस तरफ आप जाएंगे, मतलब एक्टिविटी है बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो बेसिकली होता क्या है अक्षिता, कि हम लोग जब यहाँ सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि दंतेवाड़ा में कुछ हो रहा है, जबकि वो बहुत अब छोटा एक एरिया बचा है। बीजापुर एक जिला है, अच्छा, उसका कुछ एरिया, और सुकमा के आसपास का कुछ एरिया है जहाँ पे अभी भी नक्सल मूवमेंट है। लेकिन दंतेवाड़ा अगर आप शहर में जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत रेगुलर हलचल है, लोग रह रहे हैं वहाँ कुछ। हाँ, और वहाँ का दशहरा भी बड़ा मशहूर। हम लोगों ने इनफैक्ट एक ललन टॉप फिल्म्स ने फिल्म भी बनाई है, हेलो बस, आमचो बस्तर के नाम से। हाँ। लेकिन क्योंकि जब मैं सुनती हूँ बस्तर दंतेवाड़ा के बारे में, जो मतलब अटैक्स हुआ था, वो मैसेकर्स, वो वाला, वो सब याद आ जाता है। तो वो बहुत इंटीरियर में है, और अब लगातार हमारे आर्म फोर्सेस वहाँ पे जो है पैरामिलिट्री के, वो एरिया डोमिनेट करके अपने इन्फ्लुएंस एरिया को काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं। और ये जो मतलब फेस्टिवल्स है वारंगल, जैसे ये काकतीय फेस्टिवल हो जाता है, इससे शायद पता चलता है कि क्या कल्चर है और कैसे 2-3 स्टेट में एक्चुअली सेम कल्चर है। वो हमने स्टेट तो अभी बने ना, इट्स अ मॉडर्न कंसेप्ट। हाँ, कि एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, ये पूरा नॉर्थ साउथ स्टेट, ये वो तो जब जिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। हाँ, ठीक है। सो आखिरी में वी विल टॉक अबाउट जगन की बहन, जिनके शायद पॉलिटिकल एस्पिरेशंस आंध्र प्रदेश में पूरे नहीं हो रहे थे। सो नाउ शी चोज तेलंगाना। हाँ। और जो वहाँ के इनकम्बेंट, जो मौजूदा सीएम हैं, वो तो लगातार तो अलग प्रायोरिटीज है। केसीआर वो कल्ट, इज ही अ कल्ट? ही इज अ बिग लीडर। हाँ, वो तो मतलब बहुत पॉपुलर है। अगेन, कल्ट तो बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा टर्म है। वैसे तो नहीं है, लेकिन बहुत पॉपुलर है, और उनके ऊपर कोई नहीं होगा टीआरएस में, तेलंगाना राष्ट्र समिति में। तो और उनके ठीक बाद उनका बेटा केटीआर होगा। केटीआर तो है। तो वैसे आप देखोगे कि मतलब पूरा फैमिली पॉलिटिक्स ही है। तो इसीलिए बीजेपी बार बार बात करती है कि डायनेस्ट है। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे लास्ट वीक, वही बोल रहे थे कि परिवारवादी। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो ऑल्टरनेटिव है टीआरएस और अभी वाईएस शर्मिला जो आ रही है तेलंगाना में, क्या वो ऑल्टरनेटिव बन सकती है, वो भी पता नहीं। लेकिन उसी की वजह से अभी बोल रहे हैं कि जगनमोहन रेड्डी की जो माँ है, वाईएस विजयम्मा के बारे में बात कर रहे थे, वो वही बोल रही थी कि मैं इसलिए वाईएसआरसीपी को छोड़ रही हूँ, वाईएसआरसीपी जगन की पार्टी है, इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि जगन का अभी सॉलिड ये है, परफॉर्मेंस कर दिया, सॉलिडली एस्टैब्लिश कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट रहने कोई मतलब नहीं। हाँ, तो इसलिए बोल रही है कि मेरे को अभी वाईएस शर्मिला के साथ काम करना है, क्योंकि उनको एस्टैब्लिश करना है तेलंगाना में। तो इसलिए ऐसा नहीं है, और मतलब कुछ लोग को ऐसे लगेगा कि हाँ ये झगड़ा है परिवार के अंदर। हाँ, इसको ऐसे ही इंटरप्रेट किया जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि मतलब अगर एक माँ पब्लिकली बोल रही है कि मेरे को मेरे बेटी के साथ कुछ समय बिताना है पॉलिटिकली, क्योंकि उनको मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए वगैरह, पब्लिकली बोल रहे हैं, तो इससे ही मान सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डायरेक्टली बोल रही है कि यही चीज़ है। पब्लिकली तो नेता बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन मेरे को, जैसे मैंने ये सब देख लिया और जैसे लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि पूरा फैमिली फ्यूड है और अच्छा माँ इस साइड है, एमिकेबली डिसाइड कर लिया उन्होंने कि आप इधर देखो, हमको इधर करने दो। वाईएस शर्मिला वैसे तो आंध्र प्रदेश में ही नहीं लड़ रही है, उस साइड गई है, तेलंगाना गई है, तो वो भी एक चीज़ है। तो और जगनमोहन रेड्डी का अगर आप देखोगे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है आंध्र प्रदेश में, बहुत बड़ा लीडर है। इसका तो मतलब उनके फादर जैसे ही हो गया, बहुत बड़ा फिगर ऐसा। अच्छा, राजशेखर रेड्डी जैसा। राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के समय हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश में उस तरह का शोक, लोगों ने आत्मदाह किया, आत्महत्या की थी। उसके बाद वो जगन यात्रा निकालना चाह रहे थे, जिसके लिए सोनिया ने इजाजत नहीं दी थी। मतलब जगन बहुत मतलब यंग था, वो यंग लीडर था, ऐसा डायनामिक वाला लीडर। अभी भी वही इमेज है, लेकिन अभी तो मतलब मुख्यमंत्री हो गया, इतना बड़ा हो गया कि वो चंद्रबाबू नायडू को डायरेक्टली मतलब हैंडल कर रहा है। और वो जो पदयात्रा ने जगनमोहन रेड्डी शुरू किया, वो जो पॉलिटिक्स ऑफ पदयात्रा शुरू किया, जितना सक्सेस उनको मिला है किसी पॉलिटिशियन को नहीं मिला है एक पदयात्रा से। आंध्र प्रदेश की राजनीति में वैसे भी यात्रा का बड़ा कल्चर है। एनटी रामाराव ने चैतन्यम रथ निकाल के कांग्रेस की सत्ता बदल दी थी। बड़ा मशहूर प्रसंग है कि अंजैया हुआ करते थे सीएम, और कहा जाता है कि राजीव गांधी ने उनका बड़ा अपमान किया एयरपोर्ट पर, और फिर जाके उनको बदल भी दिया सीएम। तो तेलुगु प्राइड के नाम पे फिर ये पार्टी बनी थी एनटी रामाराव की।
काफी इंटरेस्टिंग है वहाँ की हिस्ट्री। चंद्रबाबू नायडू की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, दामाद जिसने ससुर का सत्ता पलट कर दिया। चलिए, तो ये तो आरवम के 5 मुख्य मसले थे, पर आखिरी में हमने सोचा कि कुछ recommendations भी दी जाएं so that we get to know more। और शायद आरवम का मतलब वही है कि क्यूरियोसिटी एटलीस्ट जनरेट करे। तो हमको लगा कि पॉलिटिक्स तो छोड़ो, अगर किसी से कनेक्ट करना है तो फिल्म्स, गाना, टूरिस्ट साइट्स। कौन सी बुक बताइए, बुक कौन सी रेकमेंड करेंगी? मेरे ख्याल से बुक तो कल्कि की ही पढ़नी चाहिए सबसे पहले। पोन्नियिन सेल्वन 100% तो पढ़ना है। पोन्नियिन सेल्वन वो तो मतलब इंग्लिश में है, हिंदी में है कि नहीं हम पता तो चलना। चेक मैं कर ही लेता हूँ चेक, तब तक आप फिल्म और गाने बता दीजिए। तो फिल्म में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। अभी मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा तेलुगु फिल्म्स अच्छा लग रहा है मेरे को। एक है वीराटा पार्वम जो साई पल्लवी के साथ है। साई पल्लवी आपको पता है कि नहीं वो तो जानती नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़ा एक्टर है। और इट्स अ मेल। साई पल्लवी तो एक्ट्रेस होंगी ना? बड़ी है। अच्छा, मैं बड़ा बोल रही थी। नहीं, ये शायद बहुत बड़ा एक्टर है। बड़ी है। अच्छा, मेरा कोई बात नहीं, वो हम फिगर आउट कर लेंगे। एक्ट्रेस है। हाँ, हालांकि एक्टर तो अब सबको ही बोलते हैं, जेंडर न्यूट्रल है। ये ता थी में मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो आपको इतनी हिंदी आती है, हमको तो तमिल के 4 शब्द नहीं आते हैं। हाँ, तो साई पल्लवी एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है और उनकी फिल्म्स बहुत अलग है। ऐसा है कि ऐसे पूरे देश में एक एक्टर भी नहीं है जो मतलब बिना मेकअप लगवा के एक्ट करती है। उनकी एक पॉलिसी है कि मैं मेकअप बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी। तो जैसे उनकी स्किन है, उनकी बाल है, वैसे ही रहती है फिल्म्स में भी। और उनकी एक नई फिल्म है वीराटा पार्वम बोलकर, जो नक्सलिज्म के बारे में आंध्र प्रदेश में। किस भाषा में ये? तेलुगु में। वीराटा पार्वम बहुत अच्छी है। नक्सलिज्म के बारे में है। साई पल्लवी है, राणा दग्गुबाती है बाहुबली से। हाँ। तो ये दोनों है, बहुत बड़े एक्टर्स है। इसलिए कुछ लोगों के मतलब मिक्स्ड रिव्यूज है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं मतलब वो रेकमेंड करूंगी, क्योंकि आपको एक इंसाइट भी मिलेगा कि आंध्र प्रदेश के नक्सलिज्म की हिस्ट्री के बारे में भी। और काफ़ी लोग को पता नहीं है कि कितना नक्सलिज्म की एक्टिविटी है कुछ पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, इंटीरियर पार्ट्स में है। तो ये फिल्म थोड़ा सा उसके बारे में भी बताता है। एक लव स्टोरी है नक्सल्स के बीच में, तो वो मेरा फिल्म रिकमेंडेशन होगा। अच्छा, और कुछ फिल्में हैं जो हमारे, हाँ, मजाक में कह रहा था, हमारे सस्ते फिल्म क्रिटिक जीशा और श्वेतांक हैं, वो दक्षिण भारतीय भाषाओं की कुछ फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे वीडियो में। मूवी रिकमेंडेशन के लिए मैं कहूँगी 777 चार्ली। किरण राज ने लिखा और डायरेक्ट किया है। रक्षित शेट्टी की फिल्म है, वो एक्टर है। इनफैक्ट इस फिल्म को कर्नाटका में टैक्स फ्री कर दिया गया 6 महीने के लिए। और जो सीएम है बसवराज बोम्मई, वो खुद रो पड़े थे मूवी देखकर, और उन्होंने अपने पेट की फ़ोटो शेयर की। तो आपको देखनी चाहिए, बहुत स्वीट सी फिल्म है। मैं जो फिल्म रेकमेंड करना चाहता हूँ उसका नाम है कुमाटी। मलयालम भाषा की फिल्म है, 1979 में आई थी। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जो दुनिया के माने हुए फिल्म मेकर हैं, टैक्सी ड्राइवर और तमाम तरह की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, तो उन्होंने ये फिल्म सजेस्ट की है लोगों को देखने के लिए। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि इस फिल्म को रीस्टोर किया गया है। ये फिल्म ओरिजिनली 1979 में बनी, 1979 में बनी थी। इसको रीस्टोर करने का मतलब कि जब जो पुरानी फिल्में होती हैं उनके रील्स वगैरह थोड़े ख़राब हो जाते हैं, नेगेटिव्स ख़राब हो जाते हैं, तो उनको ये लोग टेक्निकल चीज़ों करके और उसको रिस्टोर करते हैं और उसको वापस देखने लायक बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये बहुत ही विजुअली रिच स्टोरी है, एक केरल की लोक कथा पर आधारित है। तो ये फिल्म इसलिए दुनिया वाले लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है कहीं इंडिया के अलावा। 11 जुलाई को इस फिल्म का प्रीमियर किया गया। तो ये फिल्म बेसिकली कुमाटी जो है केरल में घटती है। एक कुमाटी नाम की आदमी की कहानी है, थोड़ी सी जादुई स्टोरी है, थोड़ा सा उसमें जादू वाला एंगल है। ये बेसिकली कहानी कुमाटी नाम के एक आदमी की है जो बच्चों के साथ खेलता है, जाके हंसता खेलता है, गांव में अलग अलग गांव में घूमता है। तो एक बार कुछ बच्चों से वो घुल मिल जाता है, जाके डांस वांस करके फ़न कर लेता है, जादू करता है। कुछ बच्चे हैं जिनको वो इंसान से जानवर बना देता है, लेकिन जब वो उनको वापस जानवर से इंसान बना रहा होता है तो एक बच्चा कहीं गायब हो जाता है, मतलब वो उस मोमेंट को मिस कर देता है बेसिकली। वो उस कुत्ते को, अब वो बच्चा जो है कुत्ता बन के घूम रहा है, उसको 1 साल तक वेट करना पड़ता है कि कुमाटी उसके गांव वापस आएगा और तब वो उसको कुत्ते से इंसान बनाएगा। तो ये इतनी छोटी सी कहानी है, लेकिन अब मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने बोली है तो सबको देखनी चाहिए, हम भी ढूंढ के देखेंगे। और गाना तो वही बताना चाहिए इसमें जिसमें तुम ऐसे ऐसे वो एक्ट करके क्या। अच्छा, वो भी पुराना तो नहीं, पुराना तेलुगु है।
ठीक है, मैं फिर भी बोल दूंगी। और मैं तो बोल रही थी सौरभ से कि सबको, मतलब हमारे व्यूअर्स को सबको पता होगा कि ये कौन सा गाना है। इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है, सौरभ को पता नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। फिल्म है अला वैकुंठपुरमलो, अल्लू अर्जुन है उसमें। और जो भाई साहब इनकी कौन सी फिल्म है? और अल्लू अर्जुन का अभी हाँ कबीर सिंह वाली पुष्पा, हाँ सॉरी, ऐसे ढलके गंदे वाली। कबीर सिंह में तो वो था अर्जुन रेड्डी, विजय देवरकोंडा। मतलब फिल्म का नाम था अर्जुन रेड्डी तेलुगु में, और एक्टर था विजय देवरकोंडा। तो जो अभी बॉलीवुड, सब तो बॉलीवुड आ रहे हैं, तो मतलब विजय देवरकोंडा भी आ रहे हैं बॉलीवुड में। तो अल्लू अर्जुन, हाँ, पुष्पा के पहले एक फिल्म था अला वैकुंठपुरमलो बोलकर, उसमें एक गाना है बुट्टा बोम्मा बोलकर। सबको पता होगा इसके बारे में, सिर्फ सौरभ को पता नहीं है। देखो अरे तुमने तो शूट किया था उस दिन, इसलिए पता होगा। झूठे फिर भी उस दिन भी बोल रहा था कि तुम्हें पता है। तो देखो 3 में 2 लोगों को नहीं पता। क्या बात कर रहे हो? तो मैं, मतलब मुझे नहीं पता है, तो ये इतना गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो जरूर सुनो। बुट्टा बोम्मा है। क्या होता है बुट्टा बोम्मा? एक बहुत अच्छा हुक स्टेप है उसमें। हुक स्टेप? हाँ, हुक स्टेप क्या होता है? हुक स्टेप मतलब जो, मतलब हुक स्टेप है, क्या बोल रहा हूँ, हुक स्टेप क्या है? अरे वो तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सिग्नेचर डांस स्टेप। हाँ, मतलब जो सब कर रहे थे, जैसे इंस्टा रील में सब कर रहे हैं ना, वो हुक स्टेप बोलते हैं। कैसे करते हैं? अगर आप दबंग का गाना देखते हो, हाँ, तो ऐसे बेल्ट हिलाते हैं, वो हुक स्टेप है ना आपका। हाँ, वो हो गया। तो बुट्टा बोम्मा का क्या है हुक स्टेप? ऐसे वाला, ऐसे करते हैं जो एक्चुअली। अरे आप करके दिखाओ ना कैसे। आप बोल रहे थे हम तो मतलब वीडियो दिखाएंगे आपको कि क्या बुट्टा बोम्मा है। वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, आपको ही करना पड़ेगा। नहीं, तो बुट्टा बोम्मा के मतलब ये है कि एक डॉल है, अब देखोगे ना ये वाला। हाँ, मतलब जो हाथ ऐसे रखते हैं, हाँ ऐसे करते हैं, बुट्टा बोम्मा वही है। जो तंजौर वाली डॉल आती है जो ऐसे मूव करते हैं, ऐसे करते हैं। तो अगर आप सॉन्ग में भी देखोगे, अल्लू अर्जुन तो मतलब इतना अच्छे से डांस करता है। पुष्पा में डांस किया क्या? ऊ अंटावा में डांस किया। हाँ। तो मतलब बहुत अच्छा डांसर है अल्लू अर्जुन। तो इसमें और उसमें हीरोइन कौन है इस गाने में? इस गाने में पूजा नहीं, ऊ अंटावा, समांथा जो उसमें थी, फैमिली मैन में भी थी ना वो। फैमिली मैन में नहीं थे, फैमिली मैन में थी, पार्ट 2 में थी ना फैमिली मैन के। हाँ, वो LTT ऑपरेटिव। हाँ, वही है ना, समांथा है। हाँ, बताइए। समांथा है, वो बहुत पॉपुलर है अगेन तेलुगु में। तो वो ऊ अंटावा है, वो डिफरेंट है। मैं बुट्टा बोम्मा के बारे में बात कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। पूजा हेगड़े जो मोहनजोदाड़ो में थी। हाँ, दैट सुपर फ्लॉप फिल्म। हाँ, सुपर फ्लॉप तो था, लेकिन शी इज वेरी बिग इन द साउथ। तो शायद हिंदी में काम नहीं हुआ, तो मतलब उस साइड गई। अभी तो मतलब विजय सुपरस्टार के साथ भी एक फिल्म किया। सुपरस्टार विजय, सुपरस्टार जो इंटरव्यू नहीं देता है। इंटरव्यू नहीं देता है। आप तो मतलब चैलेंज किया, बोल रहे थे कि विजय मिलेगा आपको, देखते हैं। पहले तो हिंदी में बात करनी है, वो किसी से बात ही नहीं करता। पहले हिंदी में बात करना है, फिर देख लेंगे कि कैसे पकड़ते हैं। तो अगर मैं विजय का इंटरव्यू मैनेज कर लूं तो मैं एकदम से टॉक ऑफ द टाउन बन जाऊंगा। आप तो सुपरस्टार हो गए। पीपल विल गूगल। आप इले तलपति हो जाएंगे, आप तलाइवा सौरभ द्विवेदी हो जाएंगे तमिलनाडु में। थलाइवा सौरभ द्विवेदी, इफ आई मैनेज टू इंटरव्यू सुपरस्टार विजय। हाँ, और हिंदी में, हाँ हिंदी में करना है। नहीं, ये भाषा के मामले में तो इंग्लिश में भी वो बात कर ले। हाँ जरूर, पर करता ही नहीं है। हिमालयन टास्क, अभी आर्वम को इतना हिट बना देना है कि 100 एपिसोड में विजय आना है। 100 एपिसोड, हाँ सही है। और उन्हीं की तरफ से फोन आएगा, अरे भाई आपका प्रोग्राम देखा, बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरे को आना है ना। गुड मॉर्निंग, जाग जाओ नींद से। ठीक है, बुक हो गई, फिल्म हो गई, कोई जगह बताओ बढ़िया सी जहाँ घूम के आए जनता। देखो, क्योंकि मेरा अनइंटेंशनली थीम तो तेलुगु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, तो मैं जगह भी आंध्र प्रदेश से बताऊं। वाइजैग के पास है विशाखापट्टनम। हाँ, आई बीन देयर। हाँ, तो उनके पास, उसके पास एक जगह है, उनके पास दोनों चलेगा। ठीक है। कॉफी जहाँ पे होती है हिल्स पे, वो वाला अरकू वैली। हाँ, अरकू वैली, वहाँ पे जाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर जगह है अरकू वैली है। ट्रेन से जा सकते हो वाइजैग से, और ट्रेन जर्नी भी बहुत सुंदर है। मतलब केव से जाओगे, हाँ केव से जाओगे वगैरह, तो मतलब बहुत अच्छा है। अरकू वैली है, और वहाँ पे ट्राइबल्स है, तो मतलब ट्राइबल से इंटरेक्ट कर सकते हो। और होम स्टे वगैरह भी होते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है जगह। मतलब जब मैं गई थी बहुत सालों पहले, और बारिश खाने को मिलेगा वहाँ, काजू भी बहुत होता है। काजू मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद है। ठीक है। नहीं, आपको क्यों नहीं पसंद? मेरे को मतलब बिल्कुल पसंद। हाँ, तो मिठाई भी बनाते हैं काजू वाली,
विशाखापट्टनम में ही खरीदी थी मैंने। अच्छा हाँ, गुड़ और उसमें काजू और उसके अंदर काजू होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, होममेड चॉकलेट्स तो बहुत ज्यादा जगह है जहाँ मैं आती हूँ, कोडाईकनाल से। मैं कोडाईकनाल से आती हूँ। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है, बहुत पॉपुलर है, वो भी एक टूरिस्ट साइट है। तो नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में बात करूंगी, वो रिजर्व कर रही हूँ नेक्स्ट एपिसोड। हिल स्टेशन वालों के तो अलग जलवे रहते हैं, जैसे हम लोग भी कोई बोल देता था मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, शिमला का रहने वाला हूँ, वैसा जलवा। तो वहाँ तो बहुत सारे ऐसे बोर्डिंग स्कूल भी होंगे कोडाईकनाल में। कोडे इंटरनेशनल स्कूल है आप लोग वहीं पढ़े हुए हो? नहीं, मैं तो चेन्नई से हूँ, लेकिन अभी मेरे पेरेंट्स रिटायर करके वहाँ पे गए हैं, तो मेरे घर अभी कोडाईकनाल में है। नहीं, लेकिन ये सब नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट एपिसोड का रिकमेंडेशन कोडाईकनाल होगा। वाह, रिकमेंडेशन इस एपिसोड में दे रहे हैं और कह रहे हैं नेक्स्ट में होगा। नहीं, लेकिन उस समय मैं और इन्फॉर्मेशन दूंगी कोडाईकनाल के बारे में। ये आरवम का पहला एपिसोड है, अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारे नए नए सेगमेंट्स आने वाले हैं। अभी हम लोग वार्म अप कर रहे हैं जरूर, ऐसे थोड़ा आपको तैयार कर रहे हैं। सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड तक पूरा मतलब लॉक हो जाएगा। तो हमने कहा कि वैसे यूजुअली होता है कि बहुत सारे डमी एपिसोड्स बनते हैं, पायलट बनते हैं 5-5, 10-10, और उसके बाद पर अपने यहाँ तो आपको पता ही अपन कैसे हैं, सब जनता के सामने है। आपको ललन टॉप की ये शुरुआत कैसी लगी ये बताइए। ये बताइए इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं और ज्ञान के लिए, कौन सी किताबों के बारे में बात कर सकते हैं, फिल्म, कौन से त्यौहार हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एपिसोड शुक्रवार शनिवार तक रिलीज़ हो जाएगा, मतलब ये 16-17 वाला जो वीकेंड है, 17-18 वाले वीकेंड में। तो अब अगले एपिसोड में कौन से त्यौहार, कौन सी चीज़ों पे बात करनी चाहिए, ये सब आप हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, arvam@lallantop.com। तो इसमें आप खूब सारे सजेशंस दीजिए, और अक्षिता ने अगर कुछ गड़बड़ की हो तो उसकी कमियां भी बताइए। और मेरे हिंदी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैं बहुत कॉन्शियस हूँ मेरी हिंदी पे। नो, डोंट बी, आपको वर्केबल हिंदी आती है और इतनी सारी भाषाएं आती है। अच्छा, ये ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि कुछ तमिल में बोल रहे हैं और एकदम से मलयालम का शब्द आ जाए, या मलयालम बोल रहे हैं तेलुगु का शब्द आ जाए। मेरे को मतलब बहुत होता है, लेकिन ये तमिल और मलयालम काफ़ी सिमिलर है, तेलुगु और कन्नड़ा काफ़ी सिमिलर है। और आपकी चारों भाषाएं थोड़ी बहुत आती है? हाँ, मतलब तेलुगु मेरे पापा साइड का तेलुगु है, और मेरी माँ केरला से है। आई वॉज बॉर्न इन केरला, फिर चेन्नई गई थी तो तमिल पता है। मेरा कन्नड़ा थोड़ा ऐसा है क्योंकि 2 साल बैंगलोर में थी। तो अब आप चारों भाषाओं में बोलिए ना हमारे दर्शकों से कि ललन टॉप की ये जो नई कोशिश है इसको थोड़ा प्यार दें और सजेशन दें। तो पहले किस में बोलेंगे? तमिल में? तमिल में बोलूं? हाँ। லல்லன் டாப் பாருங்க, உங்க ஃபீட்பேக் கொடுங்க, எங்களோட இமெயில் ஐடி சௌரப் கொடுத்தாங்க, அதில் ஷேர் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு ரிப்பீட் ஷேர் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு कमेंट பண்ணுங்க। हाँ, भगवान कसम मैं 100वें एपिसोड तक मैं भी बोलने लगूंगा, मैं रट लूंगा इसको। तमिल में बात करना है? हाँ, अरे तो फिर वो हमारे मिशन हो जाएगा। हाँ। पर क्या सीखी जा सकती है 100 हफ्ते में तमिल? मतलब अगर आप पूरे शुरू से जैसे आप करोगे, शुरुआत से सीखना है ना, वर्णमाला और वो सब, पहले तो आ ई वैसे शुरू करना पड़ेगा। आप एक काम करना है ना, अभी एकदम नया डेब्यू हो रहा है, आप मतलब यूजुअली तो आप, आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, पर आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आना अगली उसमें बिग तमिल फॉर बिगिनर्स, ऐसी कोई आप मेरे लिए किताब लेके आओ जिसमें मैं एक्सरसाइज भी कर सकूं। जरूर, 100%। और मैं दिखाऊंगा यहाँ एपिसोड में। हाँ। तो अब 1 हफ्ते में आपको खोजना है, ठीक है? तो फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा वर्णमाला और उन सब की। वाह। तो अगले एपिसोड से हम हर बार एक नया अक्षर भी सीखेंगे। हाँ। विल स्टार्ट विद तमिल, फिर क्योंकि मैं तमिल सीख लूंगा तो फिर मुझे मलयालम और इन सब में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। रिटन में बहुत मतलब डिफरेंट है, बोलने में नहीं है। बोलने में थोड़ा सा सिमिलैरिटीज है। मलयालम इज स्लाइटली क्लोज टू संस्कृत और तमिल। हाँ, मलयालम तो संस्कृत के साथ थोड़ा सिमिलैरिटीज है। शादी को कल्याणम बोलते हैं, कल्याणम, हाँ। प्रेम को स्नेह बोलते हैं, हाँ, वो तो सब सही है। हाँ, वो सब संस्कृत शब्द है। हाँ, मेरे को तो पता भी नहीं तो। हाँ, तो मलयालम में कैसे बोलेंगे कि आरवम को देखिए और सजेशन दीजिए? നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ। ഈ ലല്ലൻ ടോപ്പ് വീഡിയോക്ക് വളരെ റിപ്പീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു സൗരഭ്, അതിൽ കുറച്ച് കമന്റ് ചെയ്തു। ईमेल आईडी arvam@lallantop.com ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ്। ఓకే, और क्या తెలుగు में మా లల్లన్ టాప్ వీడియో ఇప్పుడు లైవ్గా ఉంది। మీ లైక్స్, కామెంట్స్, షేర్స్ ఎல்லாம் షేర్ చేసి మా ఈమెయిల్ ఐడి arvam@lallantop.comలో కామెంట్స్ ఏమో ఉందంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఎல்லாம் షేర్ చేయడు। अब बची कन्नड़ा। कन्नड़ा में नहीं होगा। अरे जीशा को बुलाओ जरा, हमारे पास हर भाषा के एक्सपर्ट हैं। हमारे न्यूज रूम में हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से लोग आ रहे हैं धीमे धीमे, तो ये
इधर आओ, इधर आओ, घबराओ मत, डरो मत। अरे आ जाओ, आ जाओ, कन्नड़ा। इधर आइए। आई नो यू आर फाइन देयर, पर ऐसे लेपल इधर लगा हुआ अरे है ना। माइक ले लो। हाँ आ जाओ, ये आ लीजिए। जाओ, आ जाओ, इस साइड आ जाओ, यहाँ पे। ये लीजिए। हाँ वो आ जाएगा। अब तुमको कन्नड़ा भाषा में लोगों से ये कहना है कि ये जो नया शो शुरू हुआ है ललन टॉप का आर्वम, इसको देखिए, कमियां बताइए, पसंद आए तो शेयर करिए, सजेशन दीजिए। ईमेल आईडी है arvam@lallantop.com। ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಶೋ ಆರ್ವಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. येल्ला क्या होता है? और ऑल, ಸಬ್ ऑल। अच्छा, येल्ला मतलब ऑल। हाँ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ. शट अप यू येल्ला, मतलब तुम सब चुप हो जाओ। है ऐसे बोल सकते हैं ना? हाँ नहीं बोल सकते हैं। येल्ला मतलब ऑल होता है ना? ऑल तो है, लेकिन मतलब सबके साथ लाइक दैट. ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ जैसे जोते मुझे इज विथ ना। टुगेदर. जैसे मुझे देखो, किसी भी भाषा में जो सही बात है वो ये है कि लोग सबसे पहले गाली वाली सीखते हैं। ಎಲ್ಲರೂ सुनने, तुम सब लोग अपनी जबान बंद कर लो, कैसे बोलेंगे? ಎಲ್ಲರೂ सुनने इरी, सब चुप रहो. येल्लरू सुनने सुमने इरी. ये मेरा फेवरेट डायलॉग होने वाला है। ऑन दैट नोट, आर्वम का ये पहला एपिसोड खत्म होता है। आप देखते रहिए ललन टॉप और बताइए, रुक जाइए, आप फ्रेम में आ सकती हैं और आप ललन टॉप देखते रहिए और अपने सजेशन से हमें समृद्ध करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच अक्षता। थैंक यू।